गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम आज डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नियोटेनी एंड पेडोजेनेसिस। एक ही टर्म है, एक जैसा टर्म है, फिर भी इसको सिमिलर नहीं बोल सकते। अगर आप दोनों का डेफिनेशन देखने जाओगे, नियोटेनी का भी पेडोजेनेसिस का भी, तो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर फंक्शन ही मिलेंगे आपको, पर फिर भी हम इनको एक दूसरे का सिनोनिम नहीं मानते हैं, अलग अलग फंक्शंस मानते हैं। अब आपको नॉर्मली पता होगा कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट बेस पे होता है, इनडायरेक्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट बोलने का मतलब डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेजेस, मेटामॉर्फोसिस होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होगा, मतलब लार्वल स्टेजेस आएंगे। एडल्ट बनने से पहले लार्वा बनेगा, और इस स्टेज पे जब डिसकंटिन्यू डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट बर्थ के साथ साथ डेवलपमेंट एडल्ट में नहीं होती, बीच में कोई इंटरमीडिएट फेज़ होता है, उसको अपन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है लार्वल स्टेज के थ्रू, ठीक है, जो लार्वल स्टेज का पीरियड होता है ना, एक फिक्स टाइम रहता है ना कि कब तक लार्वा रहेगा। एग बना, एग हैच हुआ, उससे अगर लार्वा निकला तो लार्वा किस समय तक लार्वा रहेगा और कब उसको कन्वर्ट होना है एडल्ट में, ये एक फ़िक्स टाइम रहता है। जब इस फिक्स टाइम में किसी भी टाइप का अल्ट्रेशन आता है, अल्ट्रेशन मतलब हो सकता है जो पीरियड है वो एक्सटेंड कर जाए, जो लार्वल स्टेज का पीरियड है वो एक्सटेंड कर जाए, हो सकता है लार्वल पीरियड जो है वो शॉर्ट हो जाए, कम हो जाए। इस तरह के जो चेंजेस आते हैं, एक्सटेंशन आता है या किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन आता है, इसको अपन बोलते हैं हेट्रोक्रोनी। इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोनी। ये टर्म याद रखना, हेट्रोक्रोनी। इस हेट्रोक्रोनी के अंदर ही आते हैं आपके नियोटेनियन पेडोजेनेसिस। इस हेट्रोक्रोनी के अंदर ही आते हैं नियोटेनी और पेडोजेनेसिस। हेट्रोक्रोनी मतलब व्हेन ऑर्गेनिज्म चेंजेस, क्या चेंज करेगा, जो फिक्स उसका टाइम है उसमें किसी प्रकार का अल्ट्रेशन करेगा। ठीक है, चेंजेस द रिलेटिव टाइम ऑफ अपीयरेंस, चेंजेस द रिलेटिव टाइम ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस बोलने का यहाँ पे मतलब है लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होना। इस चीज़ को जब, इस चीज़ का जो टाइमिंग है, इसको जब ऑर्गेनिज्म चेंज करेगा, ठीक है, या फिर देखा जाए रेट ऑफ डेवलपमेंट को चेंज करेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोनी। तो व्हेन ऑर्गेनिज्म चेंजेस द रिलेटिव टाइम ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सिंपल सा, ज़्यादा इतना कुछ एक्स्ट्रा एडवांस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चीज़ को याद रखना कि जब रेट ऑफ डेवलपमेंट है उसमें किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन होगा, उसको अपन हेट्रोक्रोनी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हेट्रोक्रोनी को दो पार्ट में हम डिवाइड करें। हेट्रोक्रोनी जो है वो नियोटेनी भी हो सकता है, हेट्रोक्रोनी जो है वो पेडोजेनेसिस भी हो सकता है। हेट्रोक्रोनी की अगर अपन बात करें तो ये जो है नियोटेनी भी हो सकता है और पेडोजेनेसिस भी हो सकता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऐसे तो मैंने बोला कि अगर डेफिनेशन देखोगे तो सेम दिखेगी। डेफिनेशन क्या है? अगर साफ भाषा में, सिंपल भाषा में बोले तो यहाँ पे लार्वल स्टेज जो है वो थोड़ा एक्सटेंड करता है, या एक्सटेंड ना करने के बारे में अगर डेवलपमेंट की बात करें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोल रहे हैं अपन, लार्वल स्टेज आएगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में भी दो टाइप की डेवलपमेंट होती है, मतलब बॉडी की जो डेवलपमेंट होगी। अब जैसे कि डेवलपमेंट की बात करें हम यहाँ पे, दो टाइप की डेवलपमेंट, एक सोमैटिक डेवलपमेंट, दूसरी जर्मिनल डेवलपमेंट। पहली हो गई सोमैटिक डेवलपमेंट, दूसरी सेक्सुअल डेवलपमेंट बोल लो। जर्मिनल डेवलपमेंट जो है ना, या फिर जर्म सेल्स की जो डेवलपमेंट होती है वो होगी सेक्सुअल या फिर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट।
ये दो टाइप की डेवलपमेंट है। अब ऑर्गेनिज्म जब दोनों चीज़ें एक साथ प्राप्त करता है, मतलब सोमैटिक डेवलपमेंट और सेक्सुअल डेवलपमेंट दोनों उसमें साथ में आती है, तब तो वो नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। पर जब इन दोनों के टाइमिंग में अंतर होता है, ठीक, ऐसे नेचुरली जो डेवलपमेंट होती है उसमें इन दोनों के टाइमिंग में अंतर हो सकता है। तो नेचुरली डेवलपमेंट का जो टाइमिंग है, उन दोनों में जो अंतर है, अगर उसी अंतर के साथ होता है तब तो वो नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस है। पर जब इन दोनों के टाइमिंग में, इन दोनों के मैच्योरिटी के टाइमिंग में, सोमैटिक मैच्योरिटी और सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइमिंग में ज़्यादा डिफरेंस हो, नॉर्मल से ज़्यादा डिफरेंस हो, तब उसको अपन हेट्रोक्रोनी में लेके आते हैं। वो नियोटेनी में भी आ सकता है, पेडोजेनेसिस में भी आ सकता है। तो दो चीज़ हमेशा याद रखना, सोमैटिक डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स का बनना, डेवलपमेंट होना, जैसे लार्वा का एडल्ट में बनना। तो लार्वा जब एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो अलग अलग चेंजेस आएंगे लार्वा के अंदर, जाहिर सी बात है अलग अलग चेंजेस आएंगे, बॉडी में ग्रोथ आएगी, बॉडी में नए ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, तो अलग अलग टाइप के ग्रोथ होंगे, वो सोमैटिक डेवलपमेंट में आता है। जब गोनैड्स बनेंगे लार्वा के, जब लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगा, वो होती है सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो ये दो अलग अलग टाइप की डेवलपमेंट है, कब उसकी बॉडी का, उसके शरीर का ग्रोथ हो रहा है, कब वो सेक्सुअली एक्टिव हो रहा है, ये दो टाइप की डेवलपमेंट होती है। अब इस आधार पे ये दो भाग में डिवाइडेड है, हेट्रोक्रोनी, नियोटेनी और पेडोजेनेसिस। नियोटेनी में क्या होगा, नियोटेनी की अगर अपन बात करें तो लार्वल कैरेक्टर जो है वो रिटेन करेगा, मतलब लार्वल कैरेक्टर लंबे समय तक चलेगा। पेडोजेनेसिस में भी सेम ही है, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या है कि गोनैड्स का जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल टाइम पे होगा, ठीक है, और बॉडी का जो डेवलपमेंट है, नियोटेनी की बात कर रहे हैं, बॉडी की डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी, गोनैड्स की डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल टाइम से चलती रहेगी, नियोटेनी। सोमैटिक डेवलपमेंट की अगर अपन बात कर रहे हैं, बॉडी की डेवलपमेंट, सोमैटिक डेवलपमेंट, ये जो क्या हो जाएगी, ये स्लो हो जाएगी। सोमैटिक डेवलपमेंट स्लो होगी, कंपेरेटिव मतलब नॉर्मल के मुकाबले स्लो हो जाएगी। और दूसरी बात करें अपन सेक्सुअल डेवलपमेंट की, तो ये नॉर्मल चलती रहेगी। तो अब देखो क्या हुआ, इसमें डिफरेंस ऐसे आया क्या नियोटेनी में। जो सोमैटिक डेवलपमेंट है उसका क्या होगा, सोमैटिक डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है दूसरा जो डेवलपमेंट नॉर्मल चल रहा है वो उसके मुकाबले फास्ट है। सेक्सुअल डेवलपमेंट सोमैटिक के मुकाबले, भले ही सेक्सुअल डेवलपमेंट अपने नॉर्मल पेस के साथ ही चल रहा है, बट फिर भी वो सोमैटिक डेवलपमेंट के मुकाबले तो फास्ट हो गया अपने आप। दैट मीन्स कि पहले सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब फिजिकली जो ऑर्गेनिज्म है फिजिकली देर से एक्टिव होगा, सेक्सुअली पहले एक्टिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लार्वल स्टेज में ही सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाएंगे और लार्वा ही है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। तो नियोटेनी में एक और बात हुई कि जो लार्वा है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, लार्वा क्या होगा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। तो नियोटेनी की बात समझ में आ गई। ये बहुत साफ सिंपल शब्दों में याद रखना कि सोमैटिक डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी, सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो नॉर्मल पेस से चलती रहेगी। इस कारण से जो लार्वा है उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स पहले आ जाएंगे, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता पहले आ जाएगी और वो लार्वल स्टेज में ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। अब बात करें पेडोजेनेसिस की। पेडोजेनेसिस में क्या है, मैंने बोला था कि दोनों सेम ही हैं लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस है। पेडोजेनेसिस में जो सोमैटिक डेवलपमेंट है वो नॉर्मल पेस से चलती रहेगी। पेडोजेनेसिस की अगर अपन बात करें तो सोमैटिक डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल पेस से चलती रहेगी, जो उसकी टाइमिंग है उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलेगी। पर यहाँ जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाएगी। सेक्सुअल डेवलपमेंट क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। रिजल्ट दोनों में सेम होगा, लार्वा यहाँ भी सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, लार्वा यहाँ भी क्या होगा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा।
यहाँ पे क्या हो रहा था, सेक्सुअल डेवलपमेंट नॉर्मल थी, सोमैटिक डेवलपमेंट स्लो थी। वहाँ पे क्या है, सेक्सुअल डेवलपमेंट फास्ट है और सोमैटिक डेवलपमेंट नॉर्मल है। मतलब फिर से यहाँ पे सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो पहले हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो लार्वा जो है वो एडल्ट बनने से पहले ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगा और वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। पेडोजेनेसिस की बात करें तो इंसेक्ट में पाया जाता है, इंसेक्ट के लार्वल स्टेज होते हैं उसमें पाया जाता है। कॉकरोचेस में, लिवर फ्लूक्स में, बीटल्स में, इन जगहों पे जो है पेडोजेनेसिस देखा जा सकता है। ठीक है, पेडोजेनेसिस की बात करें अगर तो ये जो है इंसेक्ट्स में पाया जाता है, इंसेक्ट्स में जैसे बीटल्स के अलावा कॉकरोचेस में भी, टर्माइट्स में भी ये पाया जाएगा। ठीक है, टर्माइट्स में भी ये पाया जाएगा, कॉकरोचेस में भी पाया जाएगा। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। बीटल, कॉकरोच, लिवर फ्लूक ये यहाँ इन जगहों पे, इन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा पेडोजेनेसिस में नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन होता है, लार्वल स्टेज में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। पेडोजेनेसिस की बात करें तो नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, और विदाउट फर्टिलाइजेशन जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस। तो रिप्रोडक्शन जो हो गया वो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस से। रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो रिप्रोडक्शन होगा उसको अपन पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो कि रिप्रोडक्शन यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होता है पेडोजेनेसिस में। ठीक, उसके बाद नियोटेनी की बात करते हैं। इतना मैं मिटा दूं, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इतना मैं मिटाता हूं। रिप्रोडक्शन पेडोजेनेसिस में कैसे होता है, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होता है। पार्थेनोजेनेसिस मतलब रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल के गैमेट फ्यूज नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, उस समय जो डेवलपमेंट होती है उसको अपन पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। और अगर सेक्सुअल और सोमैटिक मैच्योरिटी की टाइमिंग अलग अलग हो तब जाके हम बोलेंगे कि पेडोजेनेसिस में पार्थेनोजेनेसिस हुआ है। समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर इसको ध्यान से सुनना समझना, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। अब नियोटेनी की बात करें, वो इंसेक्ट में पाए जा रहे थे। नियोटेनी की अगर अपन बात करें तो नियोटेनी क्या है, दे फाउंड इन एम्फीबियंस। नियोटेनी की मैं बात कर रहा हूँ, फाउंड इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में पाए जाएंगे। ठीक है, पहली ज़रूरी चीज़, लार्वा जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। तो लार्वा जो है, लार्वा इज सेक्सुअली मैच्योर। लार्वा सेक्सुअली मैच्योर होगा और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। बहुत सारे एम्फीबियंस हैं जैसे यूरोडेला और एन्यूरा, वो जो है कभी कभार अपना मेटामॉर्फोसिस पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब कि डिले कर देते हैं, डिलेड मेटामॉर्फोसिस, और सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। यूरोडेला है, यूरोडेला के अलावा एन्यूरा है, एन्यूरा में फ्रॉक्स आते हैं। हाँ, यूरोडेला है, एन्यूरा है, ये क्या करते हैं, कभी कभी अपना जो मेटामॉर्फोसिस है उसको डिले कर देते हैं, कुछ समय के लिए रोक देते हैं। तो ये ओकेजनली पोस्टपोन देयर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस डिले कर देते, पोस्टपोन कर देते, इस कारण से क्या हो जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। यूरोडेला एन्यूरा जो है वो ओकेजनली पोस्टपोन देयर मेटामॉर्फोसिस, डिले कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं मेटामॉर्फोसिस के समय को, और लार्वल स्टेज में ही ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें, ये जो एम्फीबियंस हैं जो कि लार्वल स्टेज में ही मैच्योर हो जा रहे हैं सेक्सुअली, इसमें क्या होता है,
ये नेचुरली अपने जो लार्वल कैरेक्टर्स हैं उसको रखते हैं, कायम रखते हैं। लार्वल कैरेक्टर्स बोले तो गिल्स होना, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होना, ये सारी चीज़ें जो है, टेल्स होना, फिन होना, ये सारे लार्वल कैरेक्टर, ये एडल्ट में नहीं पाए जाते। रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स मतलब लार्वल कैरेक्टर्स का मौजूद होना। ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद भी लार्वल कैरेक्टर्स मौजूद है। कौन कौन से लार्वल कैरेक्टर रिटेन किए गए हैं, मौजूद हैं? जैसे गिल्स होना, गिल स्लिट्स होना, उसके अलावा टेल होना, फिन होना, ये सारे लार्वल कैरेक्टर्स हैं जो कि एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। तो लार्वल कैरेक्टर्स रिटेन करना, मेटामॉर्फोसिस ना होना, ये सारी चीज़ें जो है नियोटेनी में देखी जाती है एम्फीबियंस के केस में। ठीक है, उसके बाद नियोटेनी का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, नियोटेनी या पेडोजेनेसिस दोनों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आज तक किसी को लिया गया है, दैट इज़ एक्सोलोटेल लार्वा, जो कि एम्बिस्टोमा का लार्वा है। एक्सोलोटेल लार्वा, एक्सोलोटेल लार्वा किसका लार्वा है? एक्सोलोटेल ये जो है एम्बिस्टोमा का लार्वा है। लार्वा ऑफ एम्बिस्टोमा, दिस इज लार्वा ऑफ एम्बिस्टोमा। ठीक है, ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, इनके पास गिल्स पाया जाता है, पर साथ ही साथ इनमें गोनैड्स भी जो है वो डेवलप हो जाते हैं और ये अंडे दे सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक होने के साथ साथ इनके अंदर गिल्स पाया जाता है, गिल्स आर प्रेजेंट। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ एक्सोलोटेल लार्वा की। ठीक है, एक्सोलोटेल लार्वा की सिर्फ बात हो रही है, इसमें एडल्ट की बात नहीं हो रही। तो एक्सोलोटेल लार्वा जो है वो एक्वेटिक होता है, गिल्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ ही साथ इसके अंदर गोनैड्स की डेवलपमेंट हो जाती है, गोनैड्स डेवलप, और इसके साथ ही साथ ये क्या है, अंडे भी देते हैं, ले एग्स, तो अंडे भी देते हैं। इतना सारा काम हो गया। अब एम्बिस्टोमा की बात करें तो वो जो है टेरेस्ट्रियल होता है। एक्सोटेल लार्वा एक्वेटिक, एम्बिस्टोमा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल होता है, इसके अंदर रेस्पायरेशन जो होती है वो थ्रू लंग्स होती है। अब देखो, जो मेटामॉर्फोसिस हुआ उससे क्या क्या हो रहा है? जो लार्वल स्टेज था वो एक्वेटिक था और रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा कर रहा था। जो एडल्ट है वो टेरेस्ट्रियल है और रेस्पायरेशन लंग्स के थ्रू कर रहा है। एक्सोलोटेल लार्वा एक्वेटिक, गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन। एम्बिस्टोमा एडल्ट है, टेरेस्ट्रियल, लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन। चेंज आ गया मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, एडल्ट और लार्वा के अंदर चेंज आ गया। ठीक, अब एक्सोलोटेल लार्वा जो है इसका मेटामॉर्फोसिस को अगर इंड्यूस करना है, मतलब बढ़ाना है, तो क्या करना होगा? अब एक चीज़ याद रखो, गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन कर रहा है ना, तो यहाँ पे जब गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन कर रहा है तो पानी का लेवल कम कर लो। जब पानी का लेवल कम कर दोगे, गिल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी नहीं पहुंच पाएगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं पहुंच पाएगा। दैट मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, गैसियस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी की कमी रहेगी। और जब पानी की कमी रहेगी, गैसियस एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाएगा, गिल्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे लंग्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, ताकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ओपन एयर से हवा ले सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्सोलोटेल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस इंड्यूस करना है, मेटामॉर्फोसिस क्रिएट करना है, तो उसके लिए वाटर का अगर लेवल कम कर दिया जाए तो इनके अंदर गिल्स की डेवलपमेंट हो जाएगी, और गिल्स की डेवलपमेंट हो जाएगी, वाटर का लेवल कम कर दिया जाए तो इनके अंदर लंग्स की डेवलपमेंट हो जाएगी। और ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के तौर पे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तरह
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, पानी के बाहर भी सांस ले सकेंगे, ज़मीन पे भी सांस ले सकेंगे। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक्सोलोटेल लार्वा और एम्बिस्टोमा के बीच में ये डिफरेंस समझ में आ गया। उसके अलावा अगर आगे हम बात करें थोड़ी और, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नियोटेनी, नियोटेनी के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ नियोटेनी की अगर अपन बात करें तो नियोटेनी नॉर्मली 3 टाइप्स के हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 टाइप्स के नियोटेनी हो सकते हैं, ऑब्लिगेट, इंड्यूसिबल और फैकल्टेटिव, या फिर कंप्लीट, इनकम्प्लीट या इंटरमीडिएट और पार्शियल। ये मैं मिटाता हूँ। अब अपन टॉपिक पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नियोटेनी। टाइप्स कौन कौन से। टाइप्स ऑफ नियोटेनी। टाइप्स ऑफ नियोटेनी, 3 टाइप के नियोटेनी पाए जाएंगे, कंप्लीट, इंटरमीडिएट और पार्शियल। कंप्लीट को अपन बोलते हैं ऑब्लिगेट। ये है पहला। अब इसके बारे में पढ़ें, कंप्लीट नियोटेनी क्या होता है। कंप्लीट नियोटेनी की बात करें तो लार्वल कैरेक्टर जो है वो रिटेन्ड रहते हैं, मतलब लार्वल कैरेक्टर प्रेजेंट रहते हैं और सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। लार्वल कैरेक्टर में मतलब जो लार्वा है वही सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। यहाँ पे परमानेंटली लार्वल कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ टाइम, ठीक है। लार्वल कैरेक्टर्स आर रिटेन्ड, लार्वल कैरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे, रिटेन्ड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्या कहते हैं, परमानेंट लार्वल स्टेज लिख लो आप, सबसे ज़रूरी, परमानेंट लार्वल स्टेज। और परमानेंट लार्वल स्टेज होने का मतलब है कि लार्वा डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। लार्वा का जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। तो कंप्लीट या फिर ऑब्लिगेट नियोटेनी की बात करें तो लार्वल कैरेक्टर्स जो हैं वो रिटेन रहेंगे, लार्वल कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। परमानेंट लार्वल स्टेज होगी, मेटामॉर्फोसिस होगी ही नहीं, और लार्वल स्टेज डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। तो थ्रू आउट द लाइफ इनके अंदर लार्वल स्टेज ही मौजूद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल देखें तो फैमिली है कुछ फैमिली लाइक एम्फीयूमिडा। एग्जांपल्स की बात करें तो फैमिली एम्फीयूमिडा फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सायरेनिडा, फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली सायरेनिडा। उसके अलावा क्रिप्टोब्रांकिडा, ये सारे फैमिलीज़ जो हैं इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी मेंबर्स आएंगे वो सब कंप्लीट नियोटेनी शो करेंगे, ठीक है। कंप्लीट नियोटेनी, ऑब्लिगेट नियोटेनी के बाद नेक्स्ट आता है इंड्यूसिबल या फिर इंटरमीडिएट नियोटेनी। सेकंड आता है इंड्यूसिबल या फिर इंटरमीडिएट नियोटेनी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। इंटरमीडिएट या फिर इंड्यूसिबल नियोटेनी।
इंटरमीडिएट या फिर इंड्यूसिबल नियोटेनी के बारे में पढ़ना है। सेकेंड टाइप ऑफ नियोटेनी है। इसमें क्या है, इंड्यूसिबल या इंटरमीडिएट नियोटेनी की बात करें तो लार्वा जो है वो सेक्सुअली फंक्शनल हो जाता है और मेटामॉर्फोसिस भी कर सकता है, एडल्ट में चेंज भी हो सकता है। लार्वा इज सेक्सुअली मैच्योर, कैन अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस भी कर सकता है। तो सबसे पहला चीज़ कि सेक्सुअली मैच्योर रहता है लार्वा। दूसरी चीज़, लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस कर सकता है फेवरेबल कंडीशन आने पे, कैन अंडरगो मेटामॉर्फोसिस इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन आने पे ये जो लार्वा है यहाँ मेटामॉर्फोसिस भी कर सकते हैं। अब इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस की अगर अपन बात करें तो ये पाए जाते हैं किसमें, एम्बिस्टोमेडिया में और कुछ प्लेथोडोंटी। प्लेथोडोंटी हो गए तुम्हारे सैलमेंडर्स वाली स्पीशीज़, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कुछ मेंबर्स हैं फैमिली एम्बिस्टोमेडिमा, फैमिली एम्बिस्टोमेडी, उसके अलावा कुछ मेंबर्स सैलमेंडर फैमिली में पाए जा सकते हैं। कुछ मेंबर्स जैसे कि प्लेथोडोंटी, प्लेथोडोंटिडी, फैमिली एम्बिस्टोमेडी और फैमिली प्लेथोडोंटिडी, इन दोनों में पाए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो सेक्सुअली मैच्योर लार्वा जैसे कि एक्सोटेल लार्वा जो था उस वो भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक्सोटेल लार्वा भी आप एग्जांपल के रूप में लिख सकते हो। थर्ड आ गया पोर्शन, पहला तो हो गया आपका ऑब्लिगेट, दूसरा हो गया इंड्यूसिबल, तीसरा हो गया फैकल्टेटिव या फिर पार्शियल नियोटेनी। पार्शियल या फिर फैकल्टेटिव नियोटेनी, ये थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ नियोटेनी है। पार्शियल या फैकल्टेटिव नियोटेनी का क्या मतलब है, यहाँ पे फैकल्टेटिव नियोटेनी वैसा होता है जब मेटामॉर्फोसिस जो है वो ऑप्शनल हो या कंडीशनल हो। कंडीशनल मतलब कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता हो। व्हेन मेटामॉर्फोसिस क्या है, ऑप्शनल है, मर्जी पे है, या फिर कंडीशनल है, किसी न किसी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। व्हेन मेटामॉर्फोसिस इज ऑप्शनल और कंडीशनल, ठीक है, या तो ऑप्शन है मेटामॉर्फोसिस करना है नहीं करना, या फिर किसी न किसी एनवायरमेंटल कंडीशन या किसी न किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है मेटामॉर्फोसिस। इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को अपन, इस टाइप के नियोटेनी को अपन पार्शियल या फिर फैकल्टेटिव नियोटेनी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होता है, सिंपल रिटार्डेशन या पोस्टपोनमेंट ऑफ मेटामॉर्फोसिस, सिंपल पोस्टपोनमेंट ऑफ, पोस्टपोन किसका होगा, मेटामॉर्फोसिस का जो नॉर्मल टाइम है उसको थोड़ा सा बस एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, पोस्टपोनमेंट ऑफ मेटामॉर्फोसिस बियॉन्ड द नॉर्मल पीरियड, बियॉन्ड द नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल पीरियड जो होगा उससे भी ज़्यादा मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा समय तक मेटामॉर्फोसिस रुका रहेगा, नहीं होगा, सॉरी, सिंपल पोस्टपोनमेंट ऑफ मेटामॉर्फोसिस बियॉन्ड द नॉर्मल पीरियड मतलब जो भी मेटामॉर्फोसिस का टाइम, मान लो मेटामॉर्फोसिस का टाइम है 10 दिन, 10 दिन के बाद मेटामॉर्फोसिस होना है, पर यहाँ पे क्या हुआ, उस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया गया, लार्वल स्टेज को एक्सटेंड किया गया। लार्वल स्टेज 10 दिन तक रहने वाला था पर अब लार्वल स्टेज 15 दिन तक है, इसको बोलते हैं एक्सटेंड करना। और ये एक्सटेंशन होगी किस पे डिपेंड, किसी न किसी प्रकार के कंडीशन पे डिपेंड होगी।
अगर बाहरी इन्वायरमेंट हमारे लिए मतलब उस ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल नहीं है, तब जाके मेटामॉर्फोसिस को रोका जाएगा, डिले किया जाएगा। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी मेटामॉर्फोसिस वापस शुरू हो जाएगी। मेटामॉर्फोसिस होके जो ऑर्गेनिज्म है वो लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, अब डिले किस तरह से होता है? डिले जो है वो मे बी ड्यू टू टेम्पररी और सडन इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज। अब ये जो डिले है इज ड्यू टू एनी सडन इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज। ठीक है, सडन इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज, किसी प्रकार का इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंटल या फिर फिजिकल चेंज आने पे इस टाइप का नियोटेनी दिखा जा सकता है, जो कि पार्शियल या फैकल्टेटिव कहलाता है, जहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है जिस कारण से कोई वो एनवायरमेंटल कंडीशन हो या फिजिकल फैक्टर हो, जिस कारण से मेटामॉर्फोसिस का समय जो है वो बढ़ाना पड़ता है, डिले करना पड़ता है और लार्वल स्टेज जो है थोड़े लंबे समय तक रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कोल्ड, अगर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होगा तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में क्या होगा? अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा तो जो एडल्ट है वो बाहर ज़मीन पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम यही है, जो एडल्ट है वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस उसकी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें लार्वल फेज़ को जो है वो डिले करना, लार्वल फेज़ को एक्सटेंड करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, मेटामॉर्फोसिस को रोकना पड़ता है। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद कॉजेज़ देख लें नियोटेनी के कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, नियोटेनी क्यों हो रहा है नियोटेनी। अच्छा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें जो इंटरनल फैक्टर्स है ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स तो ठीक है, उसको तो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, जो ज़्यादा बेटर है दोनों को साथ में ही पढ़ लें हम, फैक्टर्स और इसके साथ साथ कॉजेज़ भी आ जाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नियोटेनी कौन कौन से? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नियोटेनी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नियोटेनी को इन्फ्लुएंस या प्रभावित करते हैं? दो टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर्स। एक हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, दूसरे हो सकते हैं इंटरनल फैक्टर्स। कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं? पहला एक्सटर्नल फैक्टर्स है फूड की अवेलेबिलिटी। फूड अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा लार्वल स्टेज में, तो लार्वल स्टेज जो है या लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो एबंडेंस ऑफ फूड जो होगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में भी फूड होना मेटामॉर्फोसिस को रोकता है। ठीक है, तो एबंडेंस ऑफ फूड इन लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज में जो है अगर अधिक मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में फूड भी मौजूद है तो लार्वा जो है उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन है, इसलिए लार्वा मेटामॉर्फोसिस नहीं करेगा और वहीं लार्वल स्टेज में पड़ा रहेगा, एडल्ट नहीं बनेगा। उसके अलावा लो टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है, लो टेम्परेचर कंडीशन, जैसे कि अभी पहले मैंने बताया, अगर टेम्परेचर बाहर का लो है तो टेरेस्ट्रियल सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से भी जो लार्वा है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है एडल्ट में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, लो टेम्परेचर कंडीशन से होता क्या है? लो टेम्परेचर कंडीशन से थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट नहीं हो पाता। लो टेम्परेचर कंडीशन इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन
और थायरोक्सिन ही है जो मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करता है। तो जब रेगुलेटरी ऑर्गन या रेगुलेटरी हार्मोन ही रिलीज़ नहीं हुआ तो मेटामॉर्फोसिस होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो थायरोक्सिन का सिक्रीशन ही कम हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो मेटामॉर्फोसिस जो इंड्यूस होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, वो नहीं होगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो भी मेटामॉर्फोसिस को प्रभावित करती है। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि मेटामॉर्फोसिस को प्रभावित करते हैं, लार्वल स्टेज को एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होने देते। इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला चीज़ है कैल्शियम कंसंट्रेशन। कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो मेटामॉर्फोसिस डिले होगा या फिर नहीं होगा। तो कैल्शियम कंसंट्रेशन मेटामॉर्फोसिस को में बाधा पहुंचाने वाला या फिर मेटामॉर्फोसिस को प्रभावित करने वाला पहला इंटरनल फैक्टर है कैल्शियम कंसंट्रेशन। शरीर के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मेटामॉर्फोसिस डिले होगा। उसके बाद अगर बात करें तो इंसुलिन जो है वो भी मेटामॉर्फोसिस को रोकता है। इंसुलिन ऑल्सो इनहिबिट्स मेटामॉर्फोसिस। इंसुलिन भी जो है वो मेटामॉर्फोसिस को इनहिबिट करता है, डिस्टर्ब करता है या फिर रोकता है। ठीक है। थायरोक्सिन के लेवल की बात है, अगर थायरोक्सिन सिक्रीट होगा तब तो लार्वल टिश्यू जो है वो कन्वर्ट होगा एडल्ट में, और अगर थायरोक्सिन का सिक्रीशन नहीं होगा तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। थायरोक्सिन सिक्रीशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। थायरोक्सिन की जो सिक्रीशन है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर थायरोक्सिन की सिक्रीशन सही मात्रा में हो रही है तब तो होगा मेटामॉर्फोसिस। थायरोक्सिन की सिक्रीशन जो है वो अगर डाउन है, नहीं हो रही है, तब जाके रिस्पॉन्सिबल होता है ये मेटामॉर्फोसिस ना होने के। ठीक। उसके बाद अगर अपन बात करें तो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो गई तो भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। अगर प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन भी ज़्यादा हो गई तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है वो इनहिबिटर है मेटामॉर्फोसिस का। प्रोलैक्टिन जो है वो मेटामॉर्फोसिस का इनहिबिटर है, मेटामॉर्फोसिस को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन भी अगर हो जाती है तो मेटामॉर्फोसिस इनहिबिट हो जाता है। एक छोटा सा फ्लो चार्ट आप देख लो, अगर जो हार्मोनल एंडोक्राइन कंट्रोल है इनके मेटामॉर्फोसिस का जो एंडोक्राइन कंट्रोल है वो किस तरह से होता है उसको हम एक बार समझ लें तो ये सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये सब आपने लिख लिया होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह से एंडोक्राइन फैक्टर्स हैं, कौन कौन से जो कंट्रोल करते हैं इस मेटामॉर्फोसिस के पूरे फंक्शन को। सबसे पहले स्टार्ट अगर करें हम तो ये स्टार्ट होगा सब कुछ हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होगा, फंक्शंस तो वहीं से आएंगे ना, जो सेक्रेटरी जो सिग्नल्स है वो वहीं पे आएंगे। वहाँ से रिलीज़ होगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सबसे पहला रिलीजिंग फैक्टर जो है वो है यहाँ पे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नॉर्मली आप लोग को पता होगा हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग या फिर इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि पिट्यूटरी को जाके ये बताता है, मैसेज देता है कि उसको कौन से हार्मोन सिक्रीट करने हैं। तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो जाएगा कहाँ? पिट्यूटरी के पास। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी के पास गया तो इन्होंने TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट किया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो TSH है ये पिट्यूटरी ने सिक्रीट किया कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स में। पिट्यूटरी ने इसके साथ साथ थायराइड में, मतलब कि ये सारे जो ये हार्मोन TSH जो है ये गया तो थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में ये गया। ये सिंपल अगर फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें जिसको अपन पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड में गया और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन जो है रिलीज हो गए। थायराइड ग्लैंड में जाके T3 और
T4 जो है वो रिलीज़ हो गए, बेसिकली T4 रिलीज़ हुए वो T3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 2 हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ हो गए, ठीक है, ट्राईआइडोथायरोडिन और टेट्राआइडोथायरोडिन। जो T3 है वही रिलीज़ करेगा बाद में। अब जैसे T4 है उसी से थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होता है, थायरोक्सिन प्रोडक्शन जो है वो मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करेगा। इससे क्या प्रोड्यूस होगा? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होगा और ये क्या करेगा? प्रोमोट करेगा मेटामॉर्फोसिस को, मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करेगा। तो हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, पिट्यूटरी के पास आया, पिट्यूटरी ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का सिक्रीशन किया, TSH थायराइड ग्लैंड में जाके T3 T4 को एक्टिव करता है जहाँ से थायरोक्सिन का सिक्रीशन होता है और थायरोक्सिन प्रमोट करता है मेटामॉर्फोसिस को। पर यहाँ पे पिट्यूटरी जो है कभी कभार ये ना रिलीज़ करके एक अदर पाथवे अपनाता है, जिस अदर पाथवे में वो रिलीज़ कर देता है प्रोलैक्टिन। पिट्यूटरी की अगर अपन बात करें तो कभी कभी रिलीज़ कर देता है प्रोलैक्टिन, और अभी हमने प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ा। प्रोलैक्टिन क्या करेगा? इट इनहिबिट्स द मेटामॉर्फोसिस और इट डिलेज द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस को जब तक प्रोलैक्टिन रहेगा तब तक मेटामॉर्फोसिस को वो कंप्लीट नहीं होने देगा। ये था इसका एंडोक्राइन कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस का। नियोटेनिया पेडोजेनेसिस का जो पूरा लेक्चर था आज ख़त्म हो गया। मैंने सोचा था कि आज एक ही लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट कर लें, तो ये कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की कि एक एक टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये टॉपिक आज हम ख़त्म करते हैं, हो गया ये टॉपिक ख़त्म, और ये आई होप आपने नोट भी कर लिए होंगे सारी चीज़ें। इसका नोट्स बनाना अच्छे से थोड़ी डिटेल में लिख के नोट्स बनाना, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो आप फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाओगे वो तो ठीक है, पर उसके साथ ही साथ आप उसको लिखते जाओगे, थोड़ी लैंग्वेज भी उसमें डालोगे। तो ये चीज़ आपको खुद करनी है, तो आप लैंग्वेज बना के इनके आंसर्स लिखने की कोशिश करना इन क्वेश्चंस की। ओके, आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।